हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप लोग का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास के अंदर। बच्चे, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग न्यूमेरिकल्स ख़त्म कर चुके थे नेशनल इनकम के। आज छोटे मोटे कुछ जो टॉपिक रहते हैं उनको कवर अप करेंगे। कोशिश रहेगी सब कुछ आपका आज की इस वीडियो में कंप्लीट हो जाए। अगर बाय चांस ये वीडियो थोड़ा लंबी जा रही होगी तो एक दो टॉपिक के लिए हम लोग एक और सेपरेट वीडियो बना लेंगे। तो बिना किसी देर के अपने पास चलते हैं हम लोग अपने न्यू टॉपिक पर, जिसका नाम है नेशनल इनकम एट करंट ईयर प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइसेस। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल इनकम होता क्या है। बच्चे, किसी भी कंट्री के अंदर उस पूरे साल में, यानी कि कोई भी कंट्री है, फोर से इंडिया है, ठीक है। इंडिया में पूरे साल में, यानी कि ये आपका 2022 चल रहा है, 2022 में जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस बनाई जाएंगी, जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करी जाएंगी, और कौन करेगा? नॉर्मल रेजिडेंट प्रोड्यूस करेंगे। कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं? नॉर्मल रेजिडेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। और उन सभी फाइनल गुड्स की या सर्विसेज की जो मार्केट वैल्यू होगी उसको बोलेंगे हम लोग नेशनल इनकम। एक बार वापस समझते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए, इंडिया में कोई भी गुड्स अलग अलग तरह की प्रोड्यूस हुई हैं, ठीक है। छोटा सा एग्जाम्पल के हम रख लेते हैं, वीट रख लेते हैं, ठीक है। सपोज करो 1 लाख टन वीट प्रोड्यूस हुआ है। कितना? 1 लाख टन वीट प्रोड्यूस हुआ इंडिया के अंदर। उस वीट की मार्केट वैल्यू जो भी होगी वो क्या हो जाएगी? हमारी नेशनल इनकम हो जाएगी। इसी तरीके से जितनी भी गुड्स होंगी, इसके अलावा वीट के अलावा कई तरह की गुड्स होती है, उन सब की मार्केट वैल्यू को क्या बोलेंगे? हम लोग नेशनल इनकम बोलेंगे। तो जो नेशनल इनकम होता है उसको हम लोग दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं। एक तो इस साल के प्राइस पे, यानी कि 2022 का डेटा ले रहे हैं तो 2022 के प्राइसेस के अकॉर्डिंग, और एक होता है कोई प्रीवियस डेटा ले सकते हैं हम लोग, कोई 10 साल पुराना या कोई भी एक बेस ईयर मानकर उसका प्राइस ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग सेम ईयर के या जिस साल नेशनल इनकम काउंट कर रहे हैं या कैलकुलेट कर रहे हैं उसी साल का प्राइस लिया गया है, अगर 2022 की बात करें, गुड्स की जो भी प्रोडक्शन हुआ है 2022 के अंदर देख रहे हैं, प्राइस भी 2022 का ही ले रहे हैं, तो बोलेंगे हम लोग नेशनल इनकम एट करंट ईयर प्राइस। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी, होती क्या है। इट इज द मार्केट और money value of all the final goods and services produced by normal residents of a country in a particular year at same year, या फिर कह सकते हो करंट ईयर प्राइसेस। देखिए क्या कह रहा है वो, एक साल में किसी भी कंट्री में जितनी भी फाइनल गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करी गई है वहां के नॉर्मल रेजिडेंट द्वारा। अच्छा, नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते थे? ऐसे लोग जो किसी कंट्री के अंदर रह रहे हैं, एक साल से रहते एक साल से ऊपर हो गया उन लोगों को उस कंट्री के अंदर, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहीं पर लाई करता है, उनको बोलते थे नॉर्मल रेजिडेंट। तो किसी भी कंट्री में वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट्स ने जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करी होंगी उनकी कैलकुलेशन या उनकी मार्केट वैल्यू को हम लोग बोलेंगे नेशनल इनकम। अगर उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं सेम ईयर प्राइस पे, यानी अगर से 4 से 2022 का अगर हम लोग बात करते हैं, अगर 2022 का ही प्राइस है यानी कि सेम ईयर और प्राइस भी सेम ईयर का, तो बोलेंगे हम लोग कांस्टेंट प्राइस या करंट ईयर प्राइसेस। क्या बोलेंगे इसको? करंट ईयर प्राइसेस। देन इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेशनल इनकम एट
कांस्टेंट प्राइसेस, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? इट इज द मार्केट और मनी वैल्यू ऑफ all the final goods and services produced by normal residents in a particular year at, या ऐसे लिखो calculated at base year price, at base year prices। देखिए बाकी सारी डेफिनेशन ऊपर पूरी सेम ही है कि साल के अंदर जितनी भी फाइनल गुड्स सर्विस प्रोड्यूस करी गई है वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट द्वारा, उनकी मनी वैल्यू को क्या बोलेंगे? नेशनल इनकम, यानी कि NNPFC बोलेंगे। ठीक है ना, नेशनल इनकम क्या बोलते थे? NNPFC। अगर उसको कैलकुलेट कर रहे हैं कुछ प्रीवियस ईयर के प्राइस पे, 4 से 2022 के अंदर 2022 के अंदर कुछ गुड्स प्रोड्यूस करी गई हैं, ठीक है, उनकी मनी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग 10 साल पुराना 2012 के प्राइसेस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, बेस ईयर प्राइस को ना एक सेट कर लेते हैं। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं तो कोई भी 10 साल पुराना जो डाटा होगा, जनरली हम लोग क्या करते हैं 10 साल पुराने प्राइस को क्या मानते हैं? बेस ईयर प्राइस मानते हैं। अच्छा, बेस ईयर प्राइस को लेने का बेनिफिट क्या होता है? बेस ईयर प्राइस को लेने का बेनिफिट ये होता है क्योंकि ये हमें ट्रू इंडिकेटर बताता है नेशनल इनकम का। एक्चुअल में नेशनल इनकम जितना होगा उसको बताएगा, यानी कि जो बूस्ट हो रहा है नेशनल इनकम के अंदर या जो इंक्रीज हुआ है नेशनल इनकम के अंदर, वो हुआ है ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ना कि प्राइस के कारण। अगर प्राइस के कारण अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग बात करें करंट ईयर प्राइस के अंदर, तो यहाँ पर एक ड्रॉबैक हो सकता है कि प्राइस बढ़ जाता है और मे बी फिजिकल आउटपुट ना बढ़ा हो, यानी कि प्रोडक्शन उतना नहीं बढ़ा जितना चाहिए था, लेकिन प्राइस बढ़ गया ड्यू टू इन्फ्लेशन, महंगाई के कारण प्राइस बढ़ गया, उस कारण हमें नेशनल इनकम ज़्यादा लग रही है, वो ट्रू इंडिकेटर नहीं कहलाएगा। हम लोग कांस्टेंट प्राइस पे इसलिए निकालते ताकि जो इन्फ्लेशन या महंगाई का जो गैप होता है उसको हम लोग क्या कर सके, एडजस्ट कर सके। तो ये बात हो गई हमारी नेशनल इनकम एट करंट ईयर प्राइस और कांस्टेंट प्राइसेस पर। आई होप आपको दोनों डेफिनेशन क्लियर हुई होंगी। इसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं, चलिए थोड़ा सा रफ करता हूं मैं, आप लोग प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। इसको मैं रफ करता हूं, ठीक है भाई? ठीक है, चलो। Conversion of national income at current prices into constant prices। अब होगा क्या, हो सकता है आपके पास करंट ईयर का नेशनल इनकम है और आपको बेस ईयर का प्राइस तो मालूम नहीं है, ठीक है? क्या नहीं मालूम? बेस ईयर का प्राइस नहीं मालूम, बट आपको कैलकुलेट करना है कांस्टेंट प्राइस पे नेशनल इनकम। क्या फाइंड करना है? कांस्टेंट प्राइस पे नेशनल इनकम फाइंड करना है। तो आपके पास क्वेश्चन में क्या होगा? प्राइस इंडेक्स गिवन होगा। क्या गिवन होगा? प्राइस इंडेक्स गिवन होगा।
तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक फार्मूला, नेशनल इनकम यानी कि NNPFC एट कांस्टेंट प्राइस इक्वल्स टू नेशनल इनकम यानी कि NNPFC एट करंट प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100। आपको ये दो चीजें गिवन होंगी, मल्टीप्लाई और दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट प्राइस पर आपकी नेशनल इनकम निकल सकती है। इसको और अच्छे समझने के लिए मैं एक आपके लिए क्वेश्चन रखता हूं। चलिए देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास एक, इफ प्राइस इंडेक्स is 150 and national income of current year is, या करंट ईयर प्राइस लिख लो, करंट ईयर प्राइस इज रुपीज 1,50,000 करोड़। कितना है? 1,50,000 करोड़ है। देन कैलकुलेट नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। चलिए देखते हैं बच्चे क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। आपको फाइंड करना है नेशनल इनकम कांस्टेंट प्राइस पे फाइंड करना है और गिवन है प्राइस इंडेक्स। अच्छा, प्राइस इंडेक्स हमेशा करंट ईयर का होगा। ये आप चाहे तो फॉर्मूले में करंट प्राइस इंडेक्स भी ले सकते हैं। तो जो प्राइस इंडेक्स है करंट ईयर का 150, प्राइस इंडेक्स 150 हो गया, और करंट ईयर का प्राइस पे जो नेशनल इनकम है वो है आपका 1,50,000 करोड़। तो सोल्व करते हैं हम लोग। NNPFC at constant price इक्वल्स टू, सबसे पहले आएगा जो करंट ईयर प्राइस पे जो नेशनल इनकम है कितना, 1,50,000 करोड़, अपॉन में प्राइस इंडेक्स 150 मल्टीप्लाई बाय 100, डिवाइड करो, कितने पे आ गया ये आपका 1,000 इंटू 100, 1,00,000 करोड़। कितना आ गया? 1,00,000 करोड़ का आ गया हमारा कांस्टेंट प्राइस पर नेशनल इनकम। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर करंट ईयर पे आपको नेशनल इनकम गिवन है, करंट ईयर प्राइस की नेशनल इनकम गिवन है और प्राइस इंडेक्स मालूम है, तो आप कांस्टेंट प्राइस पे निकाल सकते हो। अच्छा, कांस्टेंट प्राइस पे निकालने का रीजन मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ये क्या होता है, ट्रू इंडिकेटर होता है। तो करंट ईयर जो प्राइस होते हैं वो जनरली इन्फ्लेशन से अफेक्टेड हो सकते हैं। किससे अफेक्ट हो सकते हैं? इन्फ्लेशन से अफेक्ट हो सकते हैं। बट जो कांस्टेंट प्राइस होते हैं उनके अंदर इन्फ्लेशन नहीं होता। वो अगर नेशनल इनकम इंक्रीज हुआ है ओनली ऑन आउटपुट बढ़ने के कारण हुआ होगा। किसके कारण? आउटपुट बढ़ने के कारण। आपको मालूम है एक दूसरा फैक्टर होता है पॉपुलेशन का। सपोज करो हमारी जो जीडीपी है या फिर नेशनल इनकम है बढ़ तो रही है, क्या हो रही है? इंक्रीज हुए जा रही है नेशनल इनकम, साथ ही साथ पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है, बट आउटपुट उस रेट से नहीं बढ़ रहा जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है ना? यानी कि पर कैपिटा आउटपुट जितना होना चाहिए था, यानी कि एक बंदे के शेयर में जितना गुड्स आना चाहिए था उतना नहीं आ पा रहा है।
बट हमारी नेशनल इनकम फिर भी बढ़ती जा रही है। नेशनल इनकम बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है जिस रेट से नेशनल इनकम नहीं बढ़ पा रही है, या कह सकते हो पॉपुलेशन बढ़ने की जो रेट है वो ज़्यादा हो गई एज कंपेयर टू किसका है, प्राइस के, इन्फ्लेशन के। नेशनल इनकम बढ़ गई, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, लेकिन पर कैपिटा आउटपुट क्या हो गया हमारा, सेम रहा या कम रह गया, या पहले से भी ज़्यादा क्या कम हो गया ये क्या, ठीक है। तो इसलिए उन सबको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट प्राइस पे निकालते हैं। सेम सेंस में बच्चे हमारे पास आता है जीडीपी, अगला टॉपिक चलेगा जीडीपी के अंदर। अच्छा, जीडीपी की वैल्यू में कुछ खास फर्क नहीं है, सेम फर्क, वैल्यू डेफिनेशन सेम ही रखेंगे। मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर बाय नॉर्मल रेजिडेंट, वही जीडीपी कहलाएगी। तो जीडीपी इसी तरीके से रियल भी होती है, नॉमिनल भी होती है, ठीक है। तो मैं इसको रफ करता हूं, अपने जीडीपी वाले टॉपिक पर चलते हैं और आप लोग इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। चलिए मैं इसको रफ करता हूं। चलिए देखिए, रियल जीडीपी तो सिंपली क्या हो जाएगा, व्हेन जीडीपी इज कैलकुलेटेड एट बेस ईयर प्राइस और कांस्टेंट प्राइस इज कॉल्ड रियल जीडीपी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नॉमिनल जीडीपी की। नॉमिनल जीडीपी हो जाएगा when GDP is calculated at same year or current year price is calculated, अच्छा नहीं, when GDP is calculated at same year or current year price is called nominal GDP, is called nominal GDP। अच्छा, आप लोगों को मालूम होगा जब भी हम लोग बात करते हैं कौन सा कंट्री बेटर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग इंडिकेटर देखते हैं किसका, जीडीपी का। जिस कंट्री की जीडीपी ज़्यादा होती है उसको हम लोग मानते हैं कि वो कंट्री ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो रहा है, या उसकी डेवलपिंग की या जो ग्रोइंग रेट है वो ज़्यादा बेटर है। जब भी हम लोग ग्रोथ की बात करते हैं हम लोग किसकी बात करते हैं, जीडीपी की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, जीडीपी की बात करेंगे। और जीडीपी होता क्या है, वही डेफिनेशन जो हम लोगों ने नेशनल इनकम के अंदर पढ़ी है, मार्केट वैल्यू उन सभी फाइनल गुड्स और सर्विस की जो प्रोड्यूस करी है वहां के नॉर्मल रेजिडेंट ने। किसे प्रोड्यूस करी है बच्चे, नॉर्मल रेजिडेंट ने प्रोड्यूस करी है, उस साल के अंदर प्रोड्यूस करी है, उसकी मार्केट वैल्यू को बोलेंगे हम लोग जीडीपी, ठीक है। सेम सेंस में जीडीपी भी दो तरीके से कैलकुलेट होती है, या तो इसी साल के प्राइस पे, जिस साल आप लोग कैलकुलेट कर रहे हो, जिस साल का डाटा उसी साल का प्राइस भी, अगर जिस साल का डाटा उसी साल का प्राइस तो नॉमिनल जीडीपी, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, प्राइस ले सकते हो पुराने कुछ सालों का, ताकि उसके अंदर इन्फ्लेशन को आप लोग क्या कर सको, इग्नोर कर सको, तो वो हो जाती है रियल जीडीपी। अब आपसे एक क्वेश्चन आ सकता है, विच इज ट्रू और बेटर इंडिकेटर
better indicator of growth of an economy और कंट्री और नेशन। तो आपका आंसर क्या होने वाला है? ऑलवेज आपको मालूम है हम लोग किसी भी कंट्री की ग्रोथ को किससे मेजर करते हैं? जीडीपी से मेजर करते हैं। ज़्यादा अच्छी जीडीपी मतलब उतनी ज़्यादा ग्रोथ। लेकिन अगर बात आ जाए रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी में, तो आपका आंसर ऑलवेज क्या होगा? रियल जीडीपी इज द ट्रू इंडिकेटर या बेटर इंडिकेटर ऑफ जीडीपी या ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। ऐसा इसीलिए क्योंकि रियल जीडीपी को कैलकुलेट करा है किस पर? हम लोगों ने बेस ईयर प्राइस पे। किस पे कैलकुलेट करा है बच्चे? बेस ईयर प्राइस पे कैलकुलेट करा। अगर बेस ईयर प्राइस पे कैलकुलेट करा है, इट मींस कुछ 10 साल पुराना प्राइस लिया होगा, यानी कि 10 साल, पिछले 10 सालों के अंदर जो महंगाई बढ़ी है, उस महंगाई को, इन्फ्लेशन को, या उस इन्फ्लेशन के रेट को, या उसके असर को हम लोगों ने कम कर दिया। क्या कर दिया? कम कर दिया। और प्राइस पुराना, आउटपुट इस साल का। अगर जीडीपी ग्रो हो रही है, यानी कि आउटपुट बढ़ने के कारण हुई है। किसके कारण हुई है? आउटपुट बढ़ने के कारण हुई है। तो हम लोग कहेंगे रियल जीडीपी इज द ट्रू इंडिकेटर या बेटर इंडिकेटर ऑफ द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो लिखते हैं इसका आंसर हम लोग, रियल जीडीपी इज द ट्रू और बेटर इंडिकेटर, ट्रू और बेटर इंडिकेटर ऑफ growth of an economy as it is affected by only increase in आउटपुट। देखिए जो नॉमिनल जीडीपी है ना, अच्छा क्या नॉमिनल जीडीपी में आउटपुट नहीं बढ़ता? बच्चे नॉमिनल जीडीपी के अंदर भी आउटपुट इंक्रीज होता है, लेकिन उसके अंदर क्या इन्फ्लेशन भी होता है। तो उसमें दो चीजें आ गई, आउटपुट भी बढ़ रहा है, लेकिन सोचने वाली बात है कि कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो कांस्टेंट तो रहेगी नहीं। अगर इंडिया जैसे कंट्री की बात करें जहाँ पर पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है और आने वाले 2-3 सालों के अंदर हम लोग अपने पॉपुलेशन के अंदर चाइना को बीट कर देंगे, ऐसे केस के अंदर हम लोग जीडीपी में किसको ट्रू इंडिकेटर माने? या लोगों की जो क्या नाम है अपना जीडीपी है, या उनका पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। मतलब हर एक इंडियन के पास कितनी गुड्स एंड सर्विसेज आ रही हैं, वो किससे देखी जाएगी? जब आउटपुट बढ़ेगा। आउटपुट बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ रही है, यानी कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो रही है। इसे को कहेंगे हम लोग जीडीपी ग्रो हो रही है। अब जीडीपी ग्रोथ हो सकती थी हमारी नॉमिनल में भी, क्योंकि आउटपुट वहां भी बढ़ रहा है, लेकिन वहां पर महंगाई भी है। वहां पर क्या है बच्चे? महंगाई भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, और दूसरे कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जिस कारण हम लोग नॉमिनल जीडीपी को ट्रू इंडिकेटर नहीं मानेंगे। ट्रू इंडिकेटर मानेंगे इसको रियल जीडीपी को, बिकॉज ये प्राइस से अफेक्टेड नहीं होता, ये अफेक्टेड होता है ओनली ऑन आउटपुट के कारण। अगर ये बढ़ा है, सिर्फ आउटपुट बढ़ने के कारण इंक्रीज हुआ है। किसके कारण? आउटपुट या जो गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है, सर्विस का प्रोडक्शन हुआ है, उनके इंक्रीज होने के कारण हुआ है। तो ये जो रियल जीडीपी है हमारा, वो ट्रू इंडिकेटर बन जाएगा। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक जीडीपी डिफ्लेटर के साइड। किसकी तरफ? जीडीपी डिफ्लेटर। इसको मैं रफ करता हूं और हम लोग बात करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर की। जीडीपी डिफ्लेटर पर भी आपका एक क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर का, तो थोड़ा ध्यान से देख लेना। और भाई जो लोग वीडियो देख रहे हैं, प्लीज मेक श्योर के आप लोग अपने प्रॉपर नोट्स मेंटेन करें। अदरवाइज आप लोग अगर सिर्फ वीडियो देख रहे हो, आपका काम नहीं बनने वाला। पेन पेंसिल उठाएंगे बाकायदा और उसको नोटबुक के अंदर लिखेंगे, तो आपको अल्टीमेट गेन मिलने वाला है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर की।
जीडीपी डिफ्लेटर। अच्छा, जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है, सुनो। अभी आप लोगों ने देखा ना, कन्वर्जन ऑफ नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस को हम लोग निकाल रहे थे, किससे? करंट ईयर प्राइस के हेल्प से। कुछ वैसा ही होता है, यानी कि जो इन्फ्लेशन आया था, अभी मैंने आप लोग क्या बताया कि जो नॉमिनल जीडीपी होती है वो अफेक्टेड होती है इन्फ्लेशन के कारण। उस इन्फ्लेशन के इफेक्ट को कम करने के लिए, किसके इफेक्ट को? जो इन्फ्लेशन का प्रभाव पड़ा इकोनॉमी पर, उस इन्फ्लेशन महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए हम यूज करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर का। तो जीडीपी डिफ्लेटर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा फॉर्मूला जिसके अंदर हम लोग जीडीपी के बीच में जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उसके असर को कम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम क्या नाम है, कैलकुलेशंस। ठीक है, देखते हैं डेफिनेशन। इट मेजर्स the average price level of final goods and services, which फॉर्म्स हो जाएगा, ये फॉर्म्स जीडीपी। आपको मालूम है जीडीपी होता क्या है, सब सीख चुके हो जीडीपी मतलब होता क्या है। किसी भी कंट्री में एक साल में वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट्स ने जितना भी फाइनल गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करा है, उसी की मनी वैल्यू को, मार्केट वैल्यू को, मॉनेटरी वैल्यू को हम लोग जीडीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीडीपी बोल देते हैं। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या करता है? जो भी प्राइस लेवल होता है उसको एवरेज कर देता है, यानी कि जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विस के प्राइस है जिनसे जीडीपी बनी है, उनके प्राइस को एवरेज कर देगा, उसको बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। यानी कि इकोनॉमी में से या जीडीपी में से, या आप कह सकते हैं नॉमिनल जीडीपी में से, जो महंगाई का, इन्फ्लेशन का असर था, उसके प्रभाव को, इफेक्ट को क्या कर देगा? कम कर देगा। कौन? जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर को आप कह सकते हो शॉर्ट में प्राइस इंडेक्स। पिछले केस में हम लोगों ने प्राइस इंडेक्स पढ़ा था। जीडीपी डिफ्लेटर बच्चे आपके प्राइस इंडेक्स की तरह ही काम करता है, तो जीडीपी डिफ्लेटर को आप लोग प्राइस इंडेक्स भी बोल सकते हैं। तो जीडीपी डिफ्लेटर का फार्मूला आपका हो जाएगा नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो नॉमिनल जीडीपी को ऊपर रखेंगे, नीचे में रखेंगे रियल जीडीपी को और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इकोनॉमी के अंदर, जीडीपी के अंदर जो भी महंगाई का, इन्फ्लेशन का इफेक्ट था, प्रभाव था, उसको कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, और हम लोग किस पे आ सकते हैं? रियल जीडीपी पे आ सकते हैं। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं इसके लिए। अगेन छोटा सा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो के लिए। if नॉमिनल जीडीपी, अच्छा नॉमिनल जीडीपी आप लोग सीख चुके हो करंट ईयर प्राइस पर। किस पे? करंट ईयर प्राइस पे। करंट ईयर प्राइस पे अगर नॉमिनल जीडीपी है 4 से, वो है ₹15,000 करोड़, ₹15,000 करोड़, and real GDP is 12,000 crores. 12,000 crores then calculate GDP deflator
चलिए भाई, अच्छा इसको समझने से पहले एक चीज़ देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, नॉमिनल जीडीपी 15,000 करोड़ की है, रियल जीडीपी कितना है 12,000 करोड़ की। आप लोग सीधा सा देख के आप अंदाजा लगा पा रहे हो नॉमिनल जीडीपी ज़्यादा है किससे, रियल जीडीपी से। क्या ज़्यादा है, नॉमिनल जीडीपी किससे ज़्यादा है, रियल जीडीपी से। कितनी ज़्यादा है, 3,000 करोड़ ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है भाई, 3,000 करोड़ ज़्यादा है। वो 3,000 करोड़ आया कहाँ से, क्या इतना आउटपुट हो गया होगा, नहीं, वो महंगाई के कारण आया है। वो क्या आया है, महंगाई के कारण आया है। उस इन्फ्लेशन को या इन्फ्लेशन के इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग इस डिफ्लेटर का यूज करेंगे। उस 3,000 करोड़ को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं वो देखते हैं। या आप लोग कह सकते हो कोई भी प्रोडक्ट, या अब से 10 साल पहले जो प्राइस था 100 रुपये, आज उस 100 रुपये की वैल्यू कितनी हो गई है। तो एक बार ये चीज देख सकते हैं हम लोग। आपको मालूम है जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल्स टू अपना नॉमिनल ऊपर रहेगा 15,000 अपॉन में क्या रहने वाला है आपका 12,000 मल्टीप्लाई बाय इतना 120 डिवाइडेड बाय 15,000। तो ये आपका आता है 1, फिर 2 उधर कैरी गया, 2 पे बचा 5, 125 आ गया। तो बच्चा आपका जीडीपी डिफ्लेटर कितना आया है, 125 आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल साधारण जो इसका बात का मतलब है, सिंपली इस बात का मतलब क्या है, आज से 10 साल पहले जो 100 रुपये थे उसकी वैल्यू आज 10 साल बाद कितनी हो गई, 125 रुपये हो गई। यानी कि 100 रुपये वाली चीज 125 की आ रही है, इन्फ्लेशन आ गया आपका 25 रुपये, यानी कि उस चीज की वैल्यू 25 रुपये बढ़ गई है। आप लोगों ने सुना भी होगा अपने दादा से, मम्मी से, पापा से, भाई महंगाई कितनी बढ़ रही है, हमारे टाइम में तो 100 रुपये में हफ्ते भर की सब्जी आ जाती थी और आज 100 रुपये में एक दिन की सब्जी आती है। ठीक है, किसका कारण है, महंगाई का कारण है। अगर उसकी मॉनेटरी वैल्यू को देखोगे तो नॉमिनल जीडीपी, और उससे कंपेयर करेंगे आज के आउटपुट को कंपेयर करेंगे पिछले प्राइसेस से, तो आएगी हमारी रियल जीडीपी। इस सब के बिहाफ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा रियल जीडीपी है बच्चे, ओनली ऑन वही आपका ट्रू इंडिकेटर है किस चीज का, इकोनॉमी की ग्रोथ का, या इकोनॉमी की ट्रू ग्रोथ को, या रियल ग्रोथ को, या एक्चुअल ग्रोथ को जो रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो एग्जैक्ट और एक्चुअल तो आप लोग पता कर ही नहीं सकते हो, लेकिन काफी हद तक वहां पर जाने के लिए आप लोग कह सकते हो कि जो रियल जीडीपी है वही ट्रू इंडिकेटर है एज कंपेयर टू नॉमिनल जीडीपी। बिकॉज नॉमिनल जीडीपी इन्फ्लेशन से अफेक्टेड होता है, ये इन्फ्लेशन से अफेक्टेड नहीं होता। रियल जीडीपी ओनली अफेक्ट होता है किसी से इंक्रीज इन आउटपुट के कारण। आई होप आपको आज के टॉपिक पूरे अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर कोई डाउट होता है आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर बकायदा एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाई जाएगी। एंड आज के लिए हम लोग अपने ही वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।